हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बारे में। जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम पूरे ही वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। तो उसका आज पार्ट सेकंड है। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो हमने पहले किए थे, उससे और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को लेना। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाऊँ तो आप प्लीज़ एक बार उसको खुद से ट्राई करिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। वरना अगर आप ऐसे बिना सॉल्व करे अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप एक बार खुद से ज़रूर से ट्राई करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। 3 charges each equal to 10 की पावर -9 कूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1 मीटर जिसकी भुजा है समबाहु त्रिभुज की, उसके तीनों कॉर्नर पे यानी कि तीनों शीट्सों पे चार्ज रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं, जिनका कि परिमाण हमें दिया हुआ है 10 की पावर -9 कूलम। तो ये पूछ रहा है आगे द फोर्स ऑन द वन ऑफ द चार्जेस, यानी कि किसी भी एक पर फोर्स कितना लग रहा है, हमें ये बताना है। सो गाइस बेसिकली क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है या समबाहु त्रिभुज हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो साइड दी हुई है, हमें जो भुजा दी हुई है वो दी है 1 मीटर। इसके जो 3 कॉर्नर हैं इस पर आवेश रखे हुए हैं, जिनका कि परिमाण कितना है 10 की पावर -9 कूलम। तो यहाँ पर 10 की पावर -9 कूलम तीनों ही कॉर्नर पर आवेश रखे हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसी भी एक आवेश पर, मान लीजिए इस पर या इस पर, किसी पर भी कुल नेट बल कितना लग रहा है। मान लीजिए इस पर कितना बल लग रहा है या इस पर कितना लग रहा है, तो हमें ये बताना है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए इसको। आइयो आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पर एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना लिया और इसकी जो साइड दी गई है वो 1 मीटर है। इस पर 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, उसको हम मान ले दे देते हैं Q1 Q2 नाम दे देते हैं उसको, Q1 Q2 और ये Q3। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि किसी भी एक पर कितना फोर्स लग रहा है, और इसमें जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो दिया गया है Q1 और Q2 और Q3। जो Q1 Q2 और Q3 हैं वो 10 की पावर -9 कूलम के बराबर हैं। तीनों ही एक ही परिमाण के हैं या एक समान परिमाण के हैं। तो अब हमें देखना है कि किसी एक पर बल कितना लग रहा है। तो मान लीजिए हम देखते हैं कि 3 पर बल कितना लग रहा है, Q3 पर। तो इसके लिए इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, सबसे पहले तो Q1 लगाएगा। तो Q1 किधर लगाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, यानी कि इस वाली लाइन के इस डायरेक्शन में ये फोर्स हो गई Q1 के द्वारा। तो इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं F, क्योंकि 3 पर लग रहा है तो F3 1, F at 3 ड्यू टू 1, तो इसको हमने नाम दे दिया F31। इसी तरीके से Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के इस डायरेक्शन में। तो इसको हम नाम दे देते हैं F32, यानी कि फोर्स एट 3 ड्यू टू सेकंड। तो ये हमारे 2 फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब हमें निकालना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हम F31 का परिमाण निकाल लेते हैं कूलम के नियम से। हमें पता है कि F31 इक्वल टू कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना है, ये Q1 है और ये Q2 है हमारे लिए, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में ही निकालना है फोर्स। तो Q1 का परिमाण भी कितना है 10 की पावर -9, और Q2 का परिमाण भी, यानी कि इसका परिमाण भी कितना है 10 की पावर -9। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर -9
मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 9 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 1 मीटर, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर माइनस 9 टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 ही आएगा, किसी के भी बटे में हम 1 नहीं लिखते। तो हमारा ये जो F31 आ गया, F31 हमारा कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर माइनस 18, ये हमारा आ गया F31 का परिमाण। अब हम निकालेंगे जो ये हमारा F32 है, इसका परिमाण कितना है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर F32, इसका परिमाण भी कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से सेम फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। इस बार Q1 क्या है ये Q2 वाला, इसका परिमाण भी कितना है 10 की पावर माइनस 9। Q2 कितना है Q3, इसका परिमाण भी कितना है 10 की पावर माइनस 9 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर इनके बीच में भी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो सेम ही आएगा इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 10 की पावर माइनस 9 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 18। तो ये आ गया हमारा F32 का परिमाण। तो F31 का और F32 का हमें परिमाण मालूम है और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही सेम है, यानी कि एक से परिमाण के हैं। तो हम इसको अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए F31 और F32 की जगह F लिख लेते हैं क्योंकि ये बराबर है। यहाँ पर लिखते हैं हम F31 इज इक्वल टू F32, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनके परिमाण जो हैं वो बराबर हैं। तो इसको ये और ये कितने बराबर है, कितना है इनका परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 18, इतना है। तो हम इसको मान लेते हैं F। अब ये दो फोर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और इन दोनों के परिमाण समान है, यानी कि दोनों ही समान परिमाण के हैं और जिसको कि हमने क्या मान रखा है F। तो अब हम निकालेंगे कि जब दो फोर्स अलग अलग दिशाओं में दो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट यानी कि उनके बीच का जो नेट फोर्स है वो किधर आता है और वो किस सूत्र से निकाला जाता है। तो वो जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकाला जाता है, यानी कि ये क्योंकि फोर्स एक वेक्टर राशि है इसीलिए हम इसके डायरेक्शन वगैरह और रिजल्टेंट वगैरह वेक्टर से ही निकालते हैं। तो हमारे वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, तो हम लिखते हैं एफ नेट जो हम निकालेंगे जो नेट फोर्स इस पर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है √ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो पहला वाला है उसका स्क्वायर, उसके बाद दूसरा वाला जो है पहला वेक्टर ये है F31 जिसको हमने F मान रखा है, इसी तरीके से F32 उसको भी हमने F मान रखा है, तो F स्क्वायर फिर F स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि पहला वाला वेक्टर फिर दूसरा वाला वेक्टर 2FF cos थीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो हम लिखेंगे cos थीटा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वेक्टर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिए कि F स्क्वायर और F स्क्वायर मिलकर के कितने हो जाएगा 2F स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिखा 2F स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा कितना है, यहाँ पर पहले ये लिख देते 2FF। अब यहाँ पर cos थीटा निकालना है हमें। अब cos थीटा देखिए ये वाला एंगल जो है वो थीटा है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल यही तो है थीटा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो एंगल है वो इक्वेटोरियल एंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। और अगर आपको पता हो कि समबाहु त्रिभुज की जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, सारे ही कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये 60 है फ्रेंड्स, तो ये भी 60 होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है 2FF cos 60। और अगर आपको पता हो कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है,
2f² तो ऐसा ही रहेगा 2f², यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ 2f² प्लस तो 2f। अब यहाँ पर cos 60 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है 1/2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ गया √2f² प्लस और f मल्टीप्लाइड बाई f कितना होगा f², ये भी 2f² और f² ये फिर से कितना होगा 3f²। तो अब आपको पता होगा कि जो भी स्क्वायर में है इसका हम रूट लेकर बाहर निकाल सकते हैं इसको f को, तो f बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 3 f√3। अब आप देखेंगे कि ये जो f निकाला है आपने इसका परिमाण तो हमें पता है, f का परिमाण हमारा क्या दे रखा था ऊपर, ये आएगा f का परिमाण 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18। तो हम यहाँ पर यही लगा देंगे f की जगह पर 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 और मल्टीप्लाइड बाई √3। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने 1/4πε0 जो कि कूलाम स्थिरांक कहलाता है, इसका भी आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी जो कि क्या होती है SI यूनिट में 9 × 10⁻9। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो यहाँ पर देखिए -18 और प्लस के 9 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर -9, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई √3 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9। ये हमने 18 में से 9 को घटा दिया। तो अब हमारे यहाँ पर सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9। और ये चूँकि ये एक फोर्स है F नेट निकाल रहे हैं हम F नेट, तो ये किस में आएगा न्यूटन में आएगा। तो ये आ गया हमारा किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, जो कि किसके बराबर है 9 × 10⁻9, जो कि किसके बराबर फ्रेंड्स 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 इसके बराबर होगा हमारा ये फोर्स। तो ये ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना हुआ 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�9 न्यूटन। तो ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो दूसरा ऑप्शन है। आप देखेंगे कि दूसरा जो ऑप्शन है 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�9 वो इसका करेक्ट होगा। सो गाइस, अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 चार्जेस +q एंड +q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी गई है ए, उसके तीनों शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं जिनका कि परिमाण +q और +q है, यानी कि स्मॉल +q। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज +q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि एक आवेश पूरे जो त्रिभुज है उसके सेंटर पर रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है, यानी कि नेट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा या कितना लगेगा, तो हमें ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो भाई जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक इक्विलेटोरियल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये एक इक्विलेटोरियल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें जो ये 3 शीर्ष हैं इसके, इस पर आवेश रखे हैं +q एंड तीसरा भी +q। अभी हमसे कह रहा है कि इसके सेंटर में एक आवेश रखा है +q, इसके सेंटर में भी एक आवेश रखा है जिसका परिमाण भी +q है। अब हमें ये बताना है कि ये जो +q है इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुके हैं कई बार। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनमें सभी में वेक्टर का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों चार्जेस, ये जो तीनों चार्जेस हैं +q और +q और +q, ये इस वाले चार्जेस पे
फोर्स किधर लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो चार्ज है, ये मान लीजिए इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं फोर्थ। तो ये जो सेकंड वाला चार्ज है ये फोर्थ वाले चार्ज पर किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसके इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। ये होगा डायरेक्शन किसका, एफ। किस पर लग रहा है ये, 4 पर, किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा। तो ये हो गया F42, यानी कि ये इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला जो है तीसरा चार्ज, ये इसे किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के, ये मान लीजिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये। और ये फोर्स को हम क्या बोलेंगे, किस पर फोर्स लग रहा है, ये F4 चौथे पार्टिकल पर लग रहा है, और किसके द्वारा, तीसरे के द्वारा। तो ये हो गया F43। तो ये आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हमने इसका फोर्स का डायरेक्शन बताया इस डायरेक्शन में, और इसका बताया इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है। अब हमें निकालना है कि ये इस पर कितना लगा रहा है। तो सिंपली हम कूलाम के नियम से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर F42, जो F42 है उसका परिमाण कितना होगा। तो सिंपली वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना है फ्रेंड्स, प्लस Q है, और Q2 भी कितना है, प्लस Q है। तो हम लिखेंगे Q प्लस Q, और दूसरा प्लस माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखते टाइम इसमें परिमाण लिखा जाता है Q, और मल्टीप्लाइड बाई दूसरा भी कितना है Q, और डिवाइड बाई R²। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ये R हम कैसे निकालेंगे। सो गाइस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका हम ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि गाइस इस तरीके से कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ। ये हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ज Q है, तो हमें निकालना है बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये कितना होगा ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो अब आपको पता होगा कि ये जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब भी हम इस तरह से कोई लाइन खींचते हैं, जो ये वाली लाइन है किसी त्रिभुज में, ये वाली लाइन जो होती है और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो अब आप देखिए ये एंगल 90 होगा। ये एक थ्योरम होती है फ्रेंड्स कि कोई भी लाइन जब इस तरह से किसी पर लंबवत गिरती है तो ये इस पर 90 के एंगल में गिरती है परपेंडिकुलर। ये भी एक होता है फ्रेंड्स प्रे में कि 90 पे गिरती है, और एक और होता है कि ये आधे इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि आधे आधे भाग में बांट देती है। अगर ये हमारा पूरा A है तो ये A/2 हो जाएगा, और ये भी A/2 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये पूरी साइड A है। तो गाइस हमें क्वेश्चन में A दिया हुआ है इसकी साइड, तो ये कितना हो जाएगा, A/2 और A/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आधा है ये A/2 हो गया, और ये भी A/2 हो गया। तो अब देखिए ये A/2 हो गया। अभी आप उसको ध्यान दीजिए, ये A/2 हो गया, ठीक है। और ये हमारा पता नहीं है हमें कितना है, लेकिन हमें ये तो पता है कि कितना है, ये हमें पता है A है, क्योंकि पूरी साइड A है। तो ये आधी में बांट देती है, जब ये इसको इस पर गिरती है तो आधे आधे में बांट देती है। तो A/2 और ये हो गया हमारा A। अब हमें देखिए ये दिया हुआ है A/2 और ये दिया हुआ है A, और ये एक कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ये। तो हम ये तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये एक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है फ्रेंड्स ये आधार है, इस तरीके से है ये ट्रायंगल। ये जो है वो है A/2, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो है 90 का एंगल, और ये जो है वो है A, और ये हमें निकालना है। अब आपको शायद दिख रहा हो कि ये जो है A/2 है, हमने इसको ऐसे करके पलट लिया। जो ये इस तरह से है, हमने इसको ऐसे करके पलट लिया। तो यहाँ पर ये 90 का हो गया, और A/2 ये A ये है, और ये आपको ये पता होगा
कि ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो अब हमें निकालना है ये जो होता है लंब। तो ये कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। क्या होता है, मान लीजिए इसको ए बी बोल देते हैं, ए बी सी। तो ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। कर्ण कितना है? ए, इसके स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि a/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया और अंडर द रूट कर देते हैं इसको। तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और माइनस, और a/2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इस 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब देखिए यहाँ पर 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, कितने बचे? 3a स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 4। अब इसको कर देते हैं अंडर द रूट। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो कितना आएगा? ए, और 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2, और अंदर कितना बचेगा? √3। तो ये हमारी आ गई, सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, जब हम ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आएगा? ए, और 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो अंदर का बचेगा √3, तो हमारा आ गया a/2 √3। तो हमारा ये कितना आ गया? a√3/2। ये हमारी आ गई ये वाली साइड। कौन सी साइड आई है फ्रेंड्स? यहाँ पर अब आप देखिए, ये वाली साइड आई है हमारी। ये तो साइड आई है ये वाली, जो कि यहाँ पर ये है। अब इसके सेंटर में रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज है, मतलब आधी इधर होगी और आधी इधर होगी। ये आपको शायद पता हो कि ये आधी इधर होती है और आधी इधर होती है। तो इसका जब हम आधा करेंगे, जो हमारा ये आया है a√3/2, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? इसका आधा करेंगे तो ये 2 हटे आएगा, यानी कि a√3/2 का भी आधा करेंगे तो ये 2 ऊपर चले आएगा। कितना आएगा? a√3/2, और ऊपर 2 चला आएगा तो 2 से 2 कट गया, यानी कि a√3 आ गया। ये आप हमारी क्या आ गई? इतनी भुजा आ गई, इतनी आधी, जो हमको पता करनी थी कि कितनी है। ये वाली आधी भुजा आ गई, जो कि कितनी आई है? a√3। तो गाइस ये जो चीज़ थी यही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि आपको इस वाली साइड को कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमें दिया हुआ था ये पूरी साइड a, तो हमने इसको इस तरह से एक लंब गिराया। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर, ये इसको 2 भागों में बांट देता है, a/2 हो गया। और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है। तो हमने कहा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने इसको इस तरह से करा। तब हमें पता चला कि ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो हमने इसका ये जो हिस्सा है परपेंडिकुलर वाला, ये हमने निकाल लिया। ये वाला पूरा हमने फाइंड कर लिया। ये कितना आया था हमारा? a√3/2। और क्योंकि ये आधा आधा बट जाता है इधर और इधर, तो हमने उसका भी आधा कर दिया। a√3/2 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा a√3। तो हमारे ये जो साइड है इतनी, वो होगी a√3। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सो इस क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया था कि हमें ये फाइंड करना था, क्योंकि हम F42 निकाल रहे थे, यानी कि ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 भी इतना ही है और Q2 भी इतना ही है, तो हमने लिखा Q × Q। और r² कितना आया हमारा? a√3 इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब हम लिखेंगे F42 = 1/4πε0। अब Q और Q दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, Q²। और a√3, अब देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ ये कैसे स्क्वायर हुआ। a√3 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये जो रूट का मतलब होता है फ्रेंड्स, उसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 है। तो इसकी भी पावर अगर हम 2 कर दें तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से √3 का आंसर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। और a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? a²। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 3a²। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3a²। तो ये हमारा हो गया F42, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस पर, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है।
अब हम देखेंगे कि ये वाला चार्ज भी तो है, ये भी तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं। F43 का परिमाण निकाल लेते हैं। सेम कूलाम का नियम लगाएंगे, 1/4πε0 Q1। Q1 कितना है, फिर से Q। Q2 कितना है, फिर से Q, और डिवाइड बाई R²। अब R ये वाला फाइंड करना है हमें, तो ये भी बिल्कुल सेम है क्योंकि ये सेंटर पे रखा है, तो दोनों ही साइड बराबर होंगी, तो इसका भी आंसर इतना ही आएगा। वरना आप एक बार फिर से निकाल के देख लीजिए कि इतना ही आता है इसका आंसर भी। तो ये भी कितना हो जाएगा, A√3 का होल स्क्वायर। तो F43 = 1/4πε0 Q, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² डिवाइड बाई A√3, इसका स्क्वायर अभी मैंने आपको करके बताया था, कितना आया था, 3A²। तो ये हमारा आ गया F43। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों ही हैं F42 और F43, ये दोनों ही आपस में बराबर है, इनका परिमाण कितना है, बराबर है। आप देख लीजिए 1/4πε0 Q² बाई 3A², 1/4πε0 Q² बाई 3A², यानी कि दोनों का ही परिमाण कितना है, समान है। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि इनका परिमाण समान है, जो कि कितना है, 1/4πε0 Q² डिवाइड बाई 3A²। और इसको हम मान लेते हैं F, इसको हम कितना मान लेते हैं, F मान लेते हैं। अब देखिए गाइस, हमें मिल चुके हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमें मिल चुका है, और ये दोनों ही बराबर हैं। तो अब हमें निकालना है कि इनका रिजल्टेंट किधर होगा और कितना होगा। तो अब हम निकालते हैं इसका रिजल्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर में फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। जो रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर में फॉर्मूला होता है F नेट। ये F नेट हम फ्रेंड्स किसका निकालना है, इन वाले F1 और F2 का। ये वाला जो इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में, इन दोनों का हम नेट F नेट निकाल रहे हैं। तो इसको हम निकालेंगे, जो कि हमारा हमें वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको वेक्टर का फॉर्मूला लगा करते हैं। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वेक्टर को भी हमने F मान लिया है, दूसरे वेक्टर को भी हमने F मान लिया है, F² + F² + 2AB cos थीटा, यानी कि 2AB हमारा F है, B भी हमारा F है, cos थीटा, तो हमने cos थीटा लिख दिया। ये हमारा सूत्र होगा। उसके बाद हम लिखेंगे F² और F² कितने हुए, 2F², तो हमने यहाँ पर लिखा 2F², और अब हमने लिखा यहाँ पर प्लस 2FF। अब cos थीटा देखिए फ्रेंड्स, cos थीटा क्या होगा, आपने यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, यही तो है इनके बीच का एंगल, थीटा। ये जो एक वेक्टर है और ये जो एक वेक्टर है, इनके बीच का एंगल यही तो है, थीटा। तो अब हमें थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए थीटा भी बहुत आपको समझने की बात है कि हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, और यहाँ पर हमारा एक वेक्टर इस तरफ गया है और एक वेक्टर हमारा इस तरफ गया है। इन दोनों के बीच का एंगल ये फाइंड करना है हमें। अब देखिए, चूँकि ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड पूरी कितनी होगी, 60 डिग्री। आपको पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री की होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ये 60 डिग्री की होगी पूरा। तो ये आधा कितना होगा, क्योंकि ये 20 से गया है काट करके, तो कितना होगा, 30 डिग्री। और आप ध्यान रखिए कि जब भी ये सेंटर में मिलता है, सेंटर को मिलाता हुआ जाता है, ये यहाँ पर सेंटर ही तो है, सेंटर में तो चार्ज रखा है, तो ये सेंटर को जब मिलाता हुआ जाता है तो ये 20 से काट के जाता है, बिल्कुल बराबर भागों में एंगल को बांट देता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 30। ये कितना एंगल होगा, 30 एंगल। अब ये होगा 30 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया, तभी तो ये टोटल मिलाकर 60 डिग्री का हुआ समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए, ये 30 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, यानी कि 30 और 30 कितने हो गए, 60। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 30 और ये 30, 60 हो गए।
तो ये कितना हुआ, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। मैं इस पर पेंसिल एक और बार फेर देता हूँ। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना होगा, आपने पढ़ा होगा 30 और 30 कितने हुए 60, और 180 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 घटाएंगे कितने बचेंगे 120, यानी कि ये एंगल 120 डिग्री का हुआ। तभी तो हमारे इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बैठेगा। तो हमारा ये एंगल कितना आ गया 120। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये अपोजिट जो एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा। तो हमारा ये भी कितना आ गया 120। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे कोई दो लाइन जा रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए। तो ये कितना आ गया हमारा 120, यानी कि हमें एंगल मिल चुका है दोनों के। कॉस थीटा जो हम लिख रहे थे उसमें हमें थीटा मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जो हम यहाँ पर लिख रहे थे ये जो है थीटा, ये हमें थीटा कितना मिल चुका है 120 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं जो हमारी कैलकुलेशन चल रही थी 2f कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह लिख देंगे हम 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 120 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखिए ये 120 की कितनी वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ निकाल करके। कॉस 120, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं हम कॉस 90 प्लस 30। तो इसका जो आंसर आता है वो माइनस के साइन थीटा आता है, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा और थीटा क्या है 30। अब माइनस की साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता होगी 1/2। तो ये कितना आ गया माइनस के 1/2। आप याद भी कर सकते हैं कि कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1/2 होती है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं माइनस के 1/2, 2f² प्लस 2f मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1/2। तो ये 2 से 2 तो कट गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2f², ऐसा का ऐसा ही। अब f इंटू एफ कितना होगा f²। अब f² हो तो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, f² का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस के f², माइनस के f² हो गया। तो 2f² में से f² गया, अब यहाँ पर कितना बचा f²। तो इस f² का जब हम रूट लेंगे तो कितना आएगा f। अब देखिए यहाँ पर मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो f के बराबर है, और f के बराबर है। और एक और बात आपको पता होगी कि जब समान परिमाण के दो वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, जो उनका नेट है, वो उनके बीच में से काटता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बीच में से काटता हुआ जाता है उनका। ये आपने पढ़ा भी हुआ शायद कि बीच में से काटता हुआ जाता है किन्हीं भी दो वेक्टर का जब वो एक समान होते हैं परिमाण में। अब गाइस ये जो f आया है ये तो हमें पहले ही पता हुआ है कि हमने f किसको माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/3a²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/3a²। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, ये f नेट निकाल रहे थे, यानी कि ये जो हमारे f नेट है, यहाँ पर एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको, इन दोनों वेक्टर का ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनका f नेट हमारा आ चुका है, जो कि कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/3a²। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, बिल्कुल इनको बीच में से काटता हुआ। कितने डिग्री पे, जब ये 120 है तो इनको 60 डिग्री पर काटेगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो ट्रायंगल है अपना
इसमें ये वाला वेक्टर था और ये वाला वेक्टर था, सॉरी ये वेक्टर था। तो इनका ये दोनों एफ एफ है, यानी कि बराबर परिमाण के हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनको बीच में से काट कर जाता है इस तरीके से। ये गया इसको काटता हुआ इस डायरेक्शन में, और ये पूरा एंगल कितना था 120, तो ये कितना रहेगा 60, यानी कि बिल्कुल आधा आधा काटते हुए चला जाता है बिल्कुल सीध में। तो अब हमारा एफ नेट आ चुका है एफ के बराबर। हमें ये वाला इधर फोर्स मिल चुका है कि कितना लग रहा है। यहाँ पर एक चार्ज ही तो रखा था क्यू। अब हमें पता चल चुका है कि इस चार्ज क्यू पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। हमें ये तो पता चल चुका है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, और एफ का परिमाण तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। ये आएगा एफ का परिमाण 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 3a²। तो हमारा ये तो हमें मिल चुका है कि एफ कितना है। अब आप देखिए कि हमारा यहाँ पर एक और आवेश था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया था, यहाँ पर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकाला था इस डायरेक्शन में जो कि आया है, लेकिन ये भी तो आवेश है, ये भी तो इस पर एक बल लगाएगा, और ये इस पर बल किस दिशा में लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। यानी कि इन दोनों को कौन सी रेखा मिला रही है, ये इस दिशा में ये फोर्स लगाएगा, और इस दिशा में फोर्स लगा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, चौथे पर लगा रहा है, 4वें पर तो 4, और कौन सा लगा रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट, यानी कि 4 ड्यू टू 1। तो हम इसका भी परिमाण निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब हम निकालेंगे F41 का परिमाण। F41 का परिमाण भी हम कूलॉम के नियम से निकाल देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए यहाँ पर Q1 कितना है, Q है, और Q2 भी कितना है, Q है। तो हम लिखेंगे Q1 Q2। तो Q1 Q2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, Q इंटू Q डिवाइड बाई R²। अब देखिए R फिर से वही है, क्योंकि इसमें आप निकाल के भी देख सकते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी आपस में, और हमने ये पहले ही निकाल चुके हैं। ये कितनी है, A√3। तो हम यहाँ पर सिंपली लगा देते हैं A√3 का स्क्वायर, क्योंकि R² होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4πε0 Q, और Q कितना हुआ, Q², और इसका मैंने आपको बताया था कि 3a² आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा F41। अब यहाँ पर आप एक और बार देखिए, जो हमारा एक फोर्स इस डायरेक्शन में निकाला है हमने F, वो इधर लग रहा है, और दूसरा जो हमारा फोर्स आया है वो इधर आया है, जो कि कितना आया है F41। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। तो अब हमें निकालना है इन दो, मतलब ये दो वेक्टर हो गए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अब इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा, वही इस पर कुल बल होगा। तो हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वैसे हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे, ये एक वेक्टर यहाँ पर बताता हूँ, एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लिख लेगा, रिजल्टेंट का तो हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, एफ नेट का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे, √A² F² प्लस B², सॉरी मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है cos थीटा। अब देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच का थीटा कौन सा है, थीटा आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन थीटा है कितना, अपोजिट है तो 180 होगा। सभी को मालूम है कि जब कोई अपोजिट होते हैं तो दो वेक्टर जब अपोजिट होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो यहाँ पर हम cos 180 लगाएंगे, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 180।
अब अगर आपको पता हो कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं। अभी हमने जो निकाला था cos 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 90, cos 90 + 90 हम लिख सकते हैं। तो cos 90 + थीटा का क्या होता है सूत्र, माइनस के साइन थीटा, तो थीटा की क्या 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस के 1 आ जाएगा। तो आप याद भी रख सकते हैं कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं -1 √a² + b² + 2ab और माइनस के 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो इनका -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का हुआ तो -2ab। ये हमारा आ जाएगा फाइनल रिजल्ट जब हम cos 180 की वैल्यू रखेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे कि इसका कितना परिमाण है और किस डायरेक्शन में है। ये तो हम अभी बाद में पता लगाएंगे, पहले हम निकालते हैं कि कितना इसका परिमाण आएगा। अब गाइस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है √a² + b² - 2ab। अब देखिए हमारे a और b की जगह पर क्या क्या है। हमारे a की जगह पर है f जो हमने पहले निकाला था, और b की जगह पर क्या है हमारा f41। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनके परिमाण कितने निकाले थे। f41 का परिमाण कितना है 1/4πε0 q²/3a²। और हमने जो f का परिमाण निकाला था f नेट, इसका परिमाण भी इतना ही आया। आप देखिए 1/4πε0 q²/3a²। यानी कि ये जो हमारा f है इसको हमने f माना है, तो इसको भी तो हम f ही मान सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, f नेट के बराबर है। तो हमने इसको लिख दिया f नेट के ये बराबर है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करेंगे। हम इसमें ए का हमें वैल्यू मिल चुका है जो f है ये वाला, और दूसरा भी हमें क्या मिला है f नेट, ये दूसरा भी बराबर है दोनों। तो देखिए अब हम यहाँ पर जब इसमें वैल्यू रखेंगे f रखना है हमें a और b की जगह पर। a की जगह पर f रखेंगे, f नेट रखना चाहिए हमें, f नेट का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे f नेट का स्क्वायर -2। इस यहाँ पर क्या लिखेंगे f नेट मल्टीप्लाइड बाई f नेट। अब आप यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर f नेट का स्क्वायर प्लस f नेट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a² और प्लस a² हो तो हम क्या लिख देते हैं उसको 2a² लिख देते हैं। तो लिखेंगे 2f नेट का स्क्वायर और माइनस, अब देखिए 2f नेट, f नेट और f नेट मिलकर क्या हो जाएंगे f नेट का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2f नेट का स्क्वायर। तो 2f नेट का स्क्वायर -2f नेट का स्क्वायर, यानी कि सेम क्वांटिटी घट रही है तो 0 आ जाएगा, 0 यानी कि 0। तो अब आप देखिए कि ये जो दो वेक्टर थे हमारे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर है, उसका कोई परिमाण ही नहीं है। और आप वैसे भी देख सकते हैं जब ये वेक्टर का परिमाण भी उतना ही है 1/4πε0 q²/3a², और इसका भी उतना ही है, यानी कि दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनका परिमाण तो वैसे ही 0 आएगा। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि ये किधर जाएगा, जब भी कोई वस्तु मूव करती है या गति करती है तो वो नेट फोर्स की दिशा में करती है। तो अब इससे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर नेट फोर्स कितना है, ये किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, जितना इधर बल लग रहा है उतना इधर लग रहा है, यानी कि इस पर नेट फोर्स तो 0 है। इसी तरीके से ये जो हमारा, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो हमारा इसमें Q आवेश था बीच में, इस पर हमने क्या किया, इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाला और इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाला, दोनों के द्वारा फोर्स आ गया, उसका हमने रिजल्टेंट निकाला कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, ठीक है।
नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आया। अब हमने क्या किया, इस वाले आवेश के कारण इस पर बल निकाला जो कि इस डायरेक्शन में आया। ये दोनों परिमाण में बराबर थे और विपरीत थे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। आप सोच भी सकते हैं और हमने अभी निकाला भी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा Q प्लस Q जो सेंटर पे है पर कुल बल, यानी कि नेट बल कितना। तो इस पर कुल बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले ही निकाल चुके हैं इस पर क्योंकि कुल बल। तो हम लिखेंगे एफ नेट जो है वो बराबर है और विपरीत है F4 के, बराबर और विपरीत है, तो बराबर और विपरीत है, इसीलिए एफ नेट ऑन चार्ज Q प्लस Q एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, या इक्वेटोरियल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल इज 0, यानी कि उस पर नेट फोर्स 0 है। और अभी आपने निकाल के भी देखा कि उस पर नेट फोर्स 0 है। तो गाइस ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार भी आ चुके हैं। आप पिछले जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंदी था, तो आपको शायद ये लगा हो कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं। इनमें केवल और केवल वेक्टर का यूज़ है। अगर आपको वेक्टर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको वेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसमें अगली वीडियो पे उसको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपके पास ये कोई इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, जो समबाहु त्रिभुज अभी हमने करा था उसी पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसकी भुजा मान लीजिए ए है, इसकी भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये तो आपको पता ही होगा। एंगल इसका 60 होता है। तो मान लीजिए इस पर आवेश रखा है Q, इस पर आवेश रखा है -2Q और इस पर आवेश रखा है 4Q। इस तरह से आवेश रखे हैं और यहाँ पर बीच में मान लीजिए कोई आवेश रखा है -Q, ये मान लीजिए कोई आवेश रखा है -Q। तो अब आपको ये बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स, यानी कि कुल बल जो है ऑन -Q, यानी कि आपको ये बताना है कि इस -Q पे नेट फोर्स क्या है और किस डायरेक्शन में है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, वेक्टर का यूज़ है, आप सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।